नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूं तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन 2022 में होने वाले इस चुनाव की तैयारियां तमाम पार्टियों ने अभी से शुरू कर दी हैं। इस बीच एमएलसी चुनाव में सामने आ रहे समीकरण 2022 की सियासत के ट्रेलर की तरह है और कयास ये भी है कि एमएलसी चुनाव में छोटे दलों और बागियों की भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी गठजोड़ की नई दिशा तय करेगी। बिल्कुल, और विधान परिषद के लिए अगर मतदान हुआ तो कौन किसके साथ जाएगा, इससे साफ हो जाएगा कि गठजोड़ का नया आकार भविष्य में क्या बनेगा। इन चुनावों में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर नया सियासी समीकरण मिल सकता है। इस सब के बीच अभी तक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो यूपी में होने वाले एमएलसी चुनाव में 10 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। और इस बीच अभी कांग्रेस की खामोशी और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी क्या है, यह भी बड़ा सवाल है। इस बीच ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि मायावती ने राज्यसभा चुनाव के दौरान ही ये कहा था कि विधान परिषद चुनाव में सपा को हराने के लिए उनके विधायक बीजेपी को भी वोट कर सकते हैं। अब देखना होगा कि मायावती के विधायक किसको वोट करते हैं। यह बात अलग है कि बीएसपी के 5 विधायक राज्यसभा चुनाव के समय ही बागी हो गए थे, लेकिन पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और अब ये दिलचस्प होगा कि बीएसपी अपने विधायकों को कितना सहेज के रख पाती है। इसके साथ ही 2022 के चुनाव से पहले ही एमएलसी और पंचायत चुनाव से साफ कर देंगे कि विधानसभा चुनाव के इस सबसे बड़ी चुनौती में कौन आगे निकल पाएगा। फिलहाल यूपी में कांग्रेस की रणनीति से लेकर समाजवादी पार्टी के गठजोड़ और बीजेपी की तैयारियों से लेकर छोटी पार्टियों की लड़ाई, हर पहलू पर अगले 1 घंटे की चर्चा में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि एमएलसी चुनाव और मिशन 2022 क्या रहने वाला है। बिल्कुल, चूंकि चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, हर दल उसमें जुटा हुआ है। एमएलसी चुनाव, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, पहलुओं पे परखेंगे कि किसकी कितनी तैयारी है, क्या समीकरण बनेंगे, क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे इस पे भी एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेगा, उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किसकी कितनी तैयारी है, किसको क्या उम्मीद है और आगे क्या होगा। बिल्कुल, पंचायत चुनाव आगे आने वाले हैं 2022 के। अगर चुनावों की बात करें तो ऐसे में माना यह जा रहा है राजेश कि ये जो चुनाव है एमएलसी चुनाव, ये कहीं ना कहीं ट्रेलर है। इससे पता चल जाएगा कि आगे का भविष्य क्या रहने वाला है चुनावों में जी। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या एमएलसी के जो चुनाव है वो दिशा दिखाएंगे तमाम पार्टियों को, और जो तस्वीर है वो थोड़ी बहुत साफ होगी आने वाले चुनावों के लिए। क्या ये लिटमस टेस्ट की तरह साबित होंगे तमाम दलों के लिए ये चुनाव? बिल्कुल, तो ये एमएलसी जो चुनाव है उसमें भी चूंकि अभी काफी खींचतान होना बाकी है। 10 सीटें की तस्वीर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है कि उसमें सफल रहेगी। 1 सीट में समाजवादी पार्टी का जो समीकरण है वो बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन 12वीं सीट जो है उसमें पेच फंसा है। वहां पे क्या खींचतान होगी, क्या समाजवादी पार्टी समर्थन जुटा पाएगी दूसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए भी, या फिर कोई और तिगड़मबाजी होगी, ये देखना होगा। अगर सपा दूसरी सीट को निकाल ले जाती है तो फिर ये माना जाएगा कि आने वाला चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें भी बड़ा खेल होगा, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। बिल्कुल, और अभी क्योंकि अगर बात करें बीजेपी के सामने अगर कोई पार्टी मजबूत होती नजर आ रही है राजेश, तो वो समाजवादी पार्टी की हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार संगठन को मजबूत किया जा रहा है। तमाम जो नेता है वो सपा का रुख भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बीएसपी के नेता हो, बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने सपा ज्वाइन की है। तो ऐसे में इस संगठन को मजबूती दी जा रही है ताकि जो आने वाले चुनाव है, पंचायत चुनाव है और जो 2022 के चुनाव है, ऐसे में मजबूती सपा को मिल सके और यहाँ पर कोई बेहतरीन प्रदर्शन सपा दिखा सके। इसके लिए लगातार सपा की तरफ से भी तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी की भी तैयारी कम नहीं है। हालांकि बीजेपी जो है स्थापित नजर आ रही है, तैयारी की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्टिवनेस, यहाँ पर अलर्ट मोड पर बीजेपी लगातार देखी जा रही है। बिल्कुल, और किसकी क्या रणनीति है, कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे चूंकि आगे आने वाला वक्त जो है वो एक तरीके से पूरा जो माहौल होगा वो सियासी होगा, वो राजनीतिक होगा। आने वाले काफी वक्त में, चूंकि सबसे बड़ा चुनाव तो विधानसभा चुनाव है, उससे पहले पंचायत चुनाव है, अभी हाल ही में एमएलसी का चुनाव है, और कई छोटे दल जो हैं उनकी भूमिका काफी अहम होगी। कई ऐसे दल भी हैं जो यहाँ पे अब किस्मत आजमा रहे हैं। ओवैसी ने भी कहा कि वो भी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, और उसके लिए उन्होंने गठबंधन भी किया है सुभाषपा और कई दूसरे दलों के साथ। ऐसे में आने वाले वक्त में
क्या ये छोटे छोटे दल मिलके एक बड़ी चुनौती बड़े दलों के सामने पेश करेंगे? आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बातें की जा रही है कि आम आदमी पार्टी भी वोट कटुआ साबित हो सकती है और सपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या जो बाहरी पार्टियां आ रही हैं, उत्तर प्रदेश का रुख कर रही हैं, क्या वो चुनावों पर गहरा असर कर पाएंगी? ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, चूंकि देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सबको हैरान किया था। एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी, उसने किस तरीके से बहुमत हासिल किया और बड़ी पार्टियों को एक बड़ी चुनौती दी और खुद स्थापित हुए देश की राजधानी में। अब उन्होंने ऐलान किया कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। उसको लेके चाहे संजय सिंह हो, सोमनाथ भारती हो और कई आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो सक्रिय दिखाई दिए, लगातार सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए। ओवैसी ने भी अब एंट्री मारी है और सुभाषपा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, ये तमाम दल जो हैं वो अब अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाली जाएं। तो यूपी में 12 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है और 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों को उतार दिया है, उनके नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो एमएलसी चुनाव का जो गणित है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 10 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत सकती है विधायकों की संख्या के हिसाब से। और अगर बात करें, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी आसानी से जीत जाएगी, यानी उसके पास भी उतना बहुमत है कि 1 सीट आसानी से जीत जाए। दूसरी सीट पर जीत के लिए समाजवादी पार्टी को 16 विधायकों की जरूरत है और यहां पे थोड़ा गणित फंसेगा। समाजवादी पार्टी के 6 वरिष्ठ नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है और यह समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एमएलसी चुनाव के नतीजों का असर 2022 चुनाव पर भी होगा, यह एक बड़ी बात है। बिल्कुल, तो एमएलसी चुनाव क्या तय करेंगे कि आने वाला भविष्य क्या रहने वाला है। जो पंचायत चुनाव होंगे उस पर क्या असर पड़ेगा और 2022 के जो चुनाव होंगे उस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार पार्टियों का जोर जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर नजर आते हैं। अजय कुमार लल्लू लगातार हिरासत में लिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो संगठन को मजबूत करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इस बीच भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अलग मोड पर है। तो तैयारी यहाँ पर राजेश तमाम पार्टियों की तेज है और तैयारी लगातार जारी है। इस बीच देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी किसको मुकाबले में ज्यादा टक्कर दे पाती है और कौन सी पार्टी कमजोर रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एमएलसी के चुनाव है राजेश, ये ट्रेलर की तरह साबित होगा और लिटमस टेस्ट की तरह। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो तमाम पार्टियां हैं वो इसको बहुत ही गंभीरता से ले। तो एमएलसी चुनाव से 2022 पर दाव क्या लगा रहे हैं तमाम दल, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा गणित हम आपको समझा रहे हैं एमएलसी चुनाव को लेकर। क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, बीएसपी हो या फिर कांग्रेस। बिल्कुल मोनिका, और वरिष्ठ पैनल हमारे साथ एक जुड़ चुका है, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। आगे चर्चा शुरू करेंगे, समझेंगे क्या गणित है, क्या समीकरण है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता भारतीय जनता पार्टी के, तारिक अहमद लारी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, और राकेश कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इसके अलावा आशीष दीक्षित हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करूंगा, क्या रणनीति है पार्टी की चुनाव को लेकर, चूंकि तैयारियां लगातार की जा रही है? हेलो विवेक जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। क्या रणनीति पार्टी की चुनाव को लेकर? देखिए, हमारी रणनीति बहुत साफ है। हमने अभी 10 लोगों को प्रत्याशी घोषित किया है। हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और जो सदन में हमारी स्थिति है, हमारे सहयोगी दल के साथ अपना दल जी, तो 319 सदस्य संख्या हमारी सदन में है। हाँ, हमारे 10 सदस्य बहुत आराम से विधान परिषद पहुंच जाएंगे। ठीक बात। समस्या समाजवादी पार्टी को होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं। हाँ, उनकी तो एक ही सदन में पहुंचने की स्थिति है। अब वो अपना बहुमत कहाँ से जुटाते हैं, इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। चलिए उनसे पूछ लेते हैं उनकी चिंता कितनी है और तैयारी क्या है। मैं दोबारा आता हूं विवेक। तारिक भाई, क्या तैयारी चुनाव को लेके, चूंकि 2 उम्मीदवार उतार दिए लेकिन संख्या बल का थोड़ा सा समीकरण बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या उम्मीद है अपने लिए आपको? तैयारी आपको क्यों बताई जाएगी? अरे सर, जनता को हम कोई तैयारी बताएंगे क्या आपको? हाँ, जनता को तो बताएंगे ना। आपने आप राजनीतिक बहस करा रहे हैं। हाँ, और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे वो युद्ध लड़ेंगे, तो हम युद्ध की लड़ाई का सारा कच्चा पिच्चा आपको खोलकर, ताकि वो अपनी सेवाबंदी कर सके। क्या गजब की बात कर रहे हैं भाई। 2 आपने जो सीटें उतारी, 2 उम्मीदवार अपने, आपको उम्मीद है कि दोनों जीत जाएंगे? चुनाव होगा, बिल्कुल जीतेंगे, चुनाव होगा। हाँ,
ठीक है, चुनाव होगा, बिल्कुल होगा, और करेंगे चुनाव करने दिखाएंगे, जीत कर दिखाएंगे। हाँ नहीं बिल्कुल। तारिक भाई देखिए, सवाल तो होंगे ना, अब पूछा तो जाएगा तैयारियां, क्योंकि आप जब खामियों पे सवाल उठाते हैं। हमारा जवाब यही है कि खेल देखिए। हाँ ठीक है, राकेश कुमार आपसे समझना चाहूंगा। आशीष मैं आपके पास आता हूं, लेकिन राकेश जी आपसे, जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए तर्क एक तरफ है, वितर्क एक तरफ है, और दूसरी तरफ फैक्ट की अगर बात करें तो जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, उसकी अगर बात करें तो क्या उम्मीद और क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है हमें? राजेश जी, जिस तरीके से यूपी में एमएलसी चुनाव आ गए हैं और बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और सपा ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, एमएलसी चुनाव है, ये पहले से ही एक तरीके से कौन सी पार्टी इतनी सीटें जीत रही है, ये कहीं ना कहीं तय समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए विधायक या प्रतिनिधि ही वोट देते हैं। तो निश्चित तौर पर जो पार्टी किसी प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज होती है और जिस पार्टी के पास सबसे अधिक विधायक होते हैं, तो वो पहले से ही सुनिश्चित कर लेता है कि वो किन किन सीटों पे जीत सकता है, तो वो उतनी ही सीटों पे अपने उम्मीदवारों को उतारता है। उदाहरण अगर हम देखें तो बीजेपी ने 10 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे, उन्होंने 12 सीटों पे नहीं उतारे। हाँ। और सपा ने केवल 2 सीटों पे ही उतारे, उन्होंने 2 से ज्यादा सीटों पे नहीं उतारा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है कि वो सीधे तौर पे बिना किसी विरोध के, बिना किसी जद्दोजहद के 10 सीटें अपने विधायकों की गिनती के कारण जीतने जा रहे हैं। अब अगर बात आती है सपा की, हाँ। तो सपा ने 1 सीट उनके खाते में सीधे तौर पे जाती हुई दिखाई दे रही है, हाँ। और दूसरी सीट में उन्हें कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक गणित को लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से 1 सीट पर उनके पास वो प्रॉपर आंकड़ा नहीं है जिससे कि वो सीधे तौर पे दूसरी सीट जीत जाए। लेकिन एमएलसी के जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों पर जनता सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर वोट नहीं डालती, तो हम ये कह सकते हैं कि ये चुनाव जनता के रुझान से या जनता के मूड से प्रभावित नहीं होता। ये चुनाव केवल उन लोगों से प्रभावित होता है जो ऑलरेडी जीतकर सत्ता में बैठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर है कि बीजेपी के पास प्रचंड बहुमत है, तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी। अब 10 सीटों पर जो नामांकन भरा है, उन 10 सीटों पे तो बीजेपी के हारने का कोई मतलब ही नहीं है, तो बीजेपी पर्चा भरते 10 सीटों पे जीत चुकी है, सपा 1 सीट पे जीत। लेकिन राकेश भाई 12वीं सीट पे पेच फंसेगा, यानी 1 सीट जो है, चूंकि देखिए सपा 1 सीट आराम से निकाल लेगी, लेकिन 1 सीट पे कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई देगा। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि 1 सीट पर कहीं ना कहीं पेच फंसेगा, लेकिन वो पेच, हम उस पेच को जनता का रुझान या जनता के मूड से नहीं नाप सकते। हाँ। जो जनता के द्वारा पहले से ही प्रतिनिधि चुने जा चुके हैं, वो अपना वोट देंगे। कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठी हुई जो भी दल होता है, हमेशा जीते हुए प्रत्याशी भी कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करते हैं जो कि जिसकी सरकार चल रही होती है। तो निश्चित तौर पे अगर 11वीं सीट भी बीजेपी जीत जाती है तो उसमें कोई असमंजस की बात नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पे जो सरकार में होता है हर कोई आदमी उससे जुड़ना चाहता है। लेकिन एमएलसी चुनाव जो है वो एक तरीके से, मैं इतना जरूर कहूंगा, व्यक्तिगत मेरा जो मत है कि एमसी जो चुनाव है, एमसीएल के जो चुनाव है, इन चुनावों के अंदर कोई भी पार्टी जीते, कोई भी पार्टी हारे, ये चुनाव मुख्य चुनाव को प्रभावित तो राकेश जी, कहीं ना कहीं ट्रेलर नहीं है एमएलसी चुनाव और ना ही लिटमस टेस्ट है तमाम पार्टियों के लिए। मोनिका जी देखिए, जो राजनीतिक गणित और राजनीति की परिभाषा है, एमएलसी चुनाव किसी भी चुनाव को प्रभावित नहीं करते, चाहे वो राज्यसभा चुनाव हो या एमएलसी के चुनाव हो। एमएलसी में तो निश्चित तौर पर ये तो पेपर पहले से जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको आपको बच्चों को पास कराना है, तो जो ऑलरेडी विधायक बन चुके हैं उन्हें अपने साथी को चुनना है, वो किसी और पार्टी के साथी को क्यों चुनेगा। ठीक है राकेश जी, आपसे करूंगी और सवाल आशीष दीक्षित के पास में जाना चाहती हूँ। आशीष जी, तमाम पार्टियों ने बताया कि उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, ठीक है, एमएलसी चुनाव को लेकर यह माना जा रहा है कि काफी हद तक जो रिजल्ट होता है वो तय माना जाता है, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्ममंथन दोनों करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस वक्त कमजोर पार्टी वही नजर आ रही है। तो ऐसे में 2022 के लिए और पंचायत चुनाव के लिए आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं,
जी कांग्रेस पार्टी पहले से ही ज्यादा मेहनत कर रही है। जी इस समय मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में अगर कोई नजर आ रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आपकी बात पर हंस हमारे रहे हैं यहाँ संगठन- पर तारिक अहमद जी, आपकी बात पर हंस रहे हैं, उनसे प्रतिक्रिया भी लूंगी, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। हंसने दीजिए, देखिए हंसने दीजिए, आने वाला 2022 का जो चुनाव और परिणाम आएगा तो इनकी हंसी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये लोग जनता पे हंस रहे हैं। ये लोग जनता ने जो मैंडेट दिया है उस पे हंस रहे हैं। ये लोग जनता के किसी काम नहीं आए हैं। इन सब लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को छलने का काम किया है, उत्तर प्रदेश को ठीक लूटने है, आशीष जी घसोटने किन का मुद्दों काम को किया है। लेकर जा रहे हैं जमीन पर, किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने आप बातचीत करेंगे कि जनता आपका रुख हर करे? मुद्दे पर हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी हर मुद्दे पर सड़क पे आ रही है। अजय कुमार लल्लू जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का नेता, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जनता के दिलों में जगह बना रहा है, और यह जगह उत्तर प्रदेश में जब जनता अपने दिल का दरवाजा खोलेगी तो भरभरा के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हंसने दीजिए इन लोगों को जो अभी हंस रहे थे हमारी बात पर, क्योंकि ये लोग जनता पे भी हंसने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। आज छात्र परेशान है, आज नौजवान परेशान है, आज हर एक इंसान परेशान है, मगर ये लोग केवल माहौल बना के सत्ता में आ जाते हैं और फिर सत्ता में आने के बाद जनता को छलने का काम करते हैं, उसको लूटने का काम करते हैं। मगर देश की जनता, प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है और 2022 का चुनाव का परिणाम बता देगा कि जनता के मन में, दिल में क्या है। ठीक है आशीष जी। तारिक जी, जब यहाँ पर आशीष जी बोल रहे थे कि विपक्ष के तौर पर मुख्य भूमिका यहाँ पर वो अदा कर रहे हैं, कांग्रेस अदा करे, तो आप हंस रहे थे, आपकी हंसी की वजह मैं जानना चाहती हूँ। एमपी की सीट में एक सीट लाए हैं जी, विधान परिषद, विधानसभा में 6-5 से एमएलए हैं और ये एमएलसी के चुनाव के साफ देख रहे हैं। मतलब दिल्ली भी खास में खिंचड़ा देखती है, वही ये देख रहे हैं। नेतृत्व की बात करिए तो नेतृत्व है स्कूल में, यही डिसाइड नहीं है कि माँ बनेगी, बेटा बनेगा कि बेटी बनेगी। ना माँ का ठिकाना, ना बेटी का ठिकाना, ना बेटे का ठिकाना। बेटी अब अपने बच्चों को गांधी लगा के आगे प्रस्तुत कर रही है। मतलब क्या लगा रखा है इन लोगों ने, समझ में नहीं आता है मुझे। तो आप कहीं मुकाबले में नहीं देखते कांग्रेस को? और दूसरा ये कह रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का नेता गुलाम सिंह यादव जी को ठगने का काम किया था, उनके खिलाफ ठगने का काम किया था, जिस तरीके से। आशीष जी आपको पूरा समय दूंगे। एक सेकंड आशीष जी, आप बोलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए आशीष जी। ठीक है, ठीक है आशीष जी, जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे, ठीक है, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप धैर्य थोड़ा सा रखिए। एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है तारिक जी बोलिए। तो अब ये इन्होंने कह रहे कि हम जनता के ऊपर हंस रहे हैं। भागलपुर दंगा किसने करवाया, कितने लोगों को मरवाया? मुजफ्फरनगर दंगा किसने करवाया, कितने लोगों को, किन लोगों को मरवाया क्या, और किसके टाइम पर मारे गए? सिख दंगे में कौन मारा गया? ये डेवलपमेंट है आपका कि मुसलमान और सरदारों और संख्यकों को काटो और राज करो। भैया वही तो सीखा बीजेपी में, आज वो बीजेपी कर रही है। बदले की राजनीति बीजेपी आपसे ले रही है, लेकिन जनता से भी ले रही है। आपको किसने कहा था कि अंबानी, अडानी और इनका तो ऊपर 2014 के चुनाव से पहले आप सीबीआई और ईडी सीडी लगा दे, तो वही काम वो भी कर रहे हैं उनके लोगों के साथ। बदले की राजनीति कर रहे हैं, हमने क्यों किया था? आप लोगों ने तो अंबानी को 1998 में भी बर्बाद करने की कोशिश की थी। तो हर चीज समझिए, जो आपने किया है, मियाँ की जूती मियाँ के साथ पड़ रही है। ये इन लोगों की वजह से जनता भी परेशान हो गई है। ये बदले की राजनीति, आरएसएस के मुख्यालय पे इनका सीबीआई रेड कराने की क्या जरूरत थी? आईडी रेड कराने की क्या जरूरत थी? ईडी की रेड कराने की क्या जरूरत थी? मतलब सत्ता के नशे में इतना पागल हो गए थे कि अपोजिशन के वहां ये रेड करवाएंगे, तो झेलो भाई, झेलो। ठीक है, ठीक है आशीष जी, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। अपना नेतृत्व दुरुस्त करो पहले, अपना नेतृत्व पहले सुनिश्चित करें। आपको पता ही नहीं कांग्रेस को करना क्या है, किसको पद पर बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है, चुनाव क्या लड़ेंगे, ये बोलना है तारिक अहमद का।
वहां पर चुनाव होने जा रहा है और स्पष्ट हो जाएगा कि कौन चुनाव में जीत के आएगा और राष्ट्रीय नेतृत्व कौन संभालेगा। हमारे नेता अजय कुमार लल्लू जी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ है हमारे पास नेतृत्वहीनता, कहाँ पर है? अखिलेश यादव जी घर पे बैठे हुए हैं, मायावती लेकिन आशीष जी माना तो आपको पड़ेगा कि आत्मचिंतन की जरूरत बहुत है कांग्रेस को। ठीक है, सड़कों पर नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। आत्मचिंतन की जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी को। आत्मचिंतन की जरूरत इस समय उत्तर प्रदेश की जनता को है, जो आत्मचिंतन कर रही है। वह जान रही है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो जरूरत है कि आप मौका ना दें लोगों को हंसने का, क्योंकि लोग अब हंस रहे हैं आपकी बातों पर। पूरी होने दीजिए मेरी बात। जब देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने चिंतन कर लिया है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी आज से 30 साल पहले, तो विकास के पायदान पर उत्तर प्रदेश 5वें-6वें स्थान पे होता था। इस सपा सरकार, ठीक है आशीष जी, भाजपा ने नोच के इस उत्तर प्रदेश को विकास दर में 23वें स्थान पे पहुंचाने का काम किया है और प्रदेश की जनता चिंतन कर चुकी है। और आपको दावे के साथ कह रहा हूं मैं, 2022 के परिणाम आपको, चलिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा। विवेक जी नहीं, निश्चित ही बताएगा, निश्चित बताएगा। ठीक है, ठीक है विवेक जी, तारिक अहमद जी का कहना है कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है, सत्ता में है, सत्ता के नशे में चूर है और जो कर रही है ये सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से। तारिक, आप तक आवाज पहुंच रही है विवेक जी? नहीं, शायद उनका संपर्क टूट गया। लेकिन राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश, इस बार का चूंकि देखिए एमएलसी तो चलिए ठीक है, उससे आगे बढ़े पंचायत चुनाव, उससे आगे अगर देखें तो विधानसभा चुनाव है। ओवैसी ने भी एंट्री की है, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। और इस बार का चुनाव कितना अलग हो सकता है, क्या समीकरण बन सकते हैं, क्या उम्मीद करें, किस तरह की तस्वीर होगी चुनाव में? राजेश जी, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव के बाद पंचायत चुनाव यूपी में आने वाले हैं और पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आएंगे और यूपी की तरफ जिस तरीके से प्रदेश की पार्टियां लगातार मुड़ती जा रही हैं, तो हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि यूपी का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से छोटी पार्टियां यूपी में जाकर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही हैं, इससे जो मुख्य पार्टी रहेगी वो एआईएमआई की उसमुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण की राजनीति करके एक मुस्लिम वोट बैंक को अपनी पार्टी की ओर खींचती है और जिसका बिहार चुनाव में देखा। बिहार चुनाव के अंदर वो जो भी सीटें जीतकर आई, उससे कहीं ना कहीं वहां की राजनीतिक गणित का खेल बिगड़ा। इस तरीके से बीजेपी को बहुत बड़ी एक जीत मिल गई। अगर ओवैसी की पार्टी बिहार चुनाव ना लड़ती तो राजनीतिक गणित कहीं और होता, कहीं पर भी जो जीत जादू आंकड़ा था वो किसी भी पार्टी की झोली में चल सकता था। और उत्तर प्रदेश की अगर हम सीधे तौर पे बात करें तो उसमुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, इसी के साथ दिल्ली की सरकार जो चल रही है आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से यूपी में जाकर अपने चुनाव प्रचार को कर रही है और वो एजुकेशन के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो चाहे वो सीटें जीते या ना जीते, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी जो छोटी पार्टियां हैं वो वोटों काटने का बहुत बड़े लेवल पे एक काम कर सकती हैं। अगर हम मुख्य तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी फाइट होगी वो कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा के बीच में हो सकती है, क्योंकि बीएसपी और कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां अपना जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर से खोती जा रही हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ सालों में यूपी के अंदर काम किया, इनकी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने यूपी के अंदर जाकर प्रचार की कमान को संभाला और किस तरीके से अभी जो यूपी के अंदर चुनाव हुए, उपचुनाव थे, उसमें एक सीट पे सेकंड नंबर पे रहे, कुछ वोट के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही तो नहीं लेगी, लेकिन अगर बीजेपी को वोट बैंक कहीं पर शिफ्ट नहीं हुआ तो बीजेपी अपने वोटों को समेटने में कामयाब रही, जैसा कि वो हमेशा कहती है, तो कहीं ना कहीं बाकी राजनीतिक पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर हम सपा की बात करें तो सपा को अपने वोट बैंक को बचाना पड़ेगा, क्योंकि जो सपा का वोट बैंक है उसी को आम आदमी पार्टी, उसी को उसमुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई पार्टी और वही वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के पाले में जा सकता है। तो अगर सपा अपने वोट बैंक को बचाने में कामयाब रही, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की लड़ाई बहुत रोमांचक भरी रहेगी और दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और सपा के बीच में बहुत बड़ी एक जंग रहेगी। और जैसे कि अभी सपा के हमारे प्रवक्ता भाई
और कांग्रेस के बीच एक बहुत बहुत सुंदर नोकझोंक हुई और थोड़ा मजाक भी चला। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति के अंदर कुछ भी संभव है, कि कुछ नहीं पता कि राजनीतिक गणित ऐसा बैठ जाए कि सपा और कांग्रेस दोबारा से मिलकर चुनाव लड़ ले, जैसा कि पहले भी लड़े थे। तो वो समय आने को होगा, लेकिन मैं कोई अभी इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहा, ये मेरा अनुमान है, क्योंकि पहले भी लड़ चुके हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि दोनों ही पार्टियां आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, तो कोई भी पार्टी हो। आप की बात पे तारिक कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ राकेश भाई, तारिक जी। कई बातें आप लोग एकदम दिमाग क्लियर रखें, मैं कांग्रेस वालों को भी कह रहा हूँ बिल्कुल दिमाग क्लियर रखें। आप लोगों के साथ चुनाव होकर हम लोग को हुआ है नुकसान, तो हम लोग आप लोगों के साथ तो रहेंगे नहीं, ना बीएसपी के साथ रहेंगे ना किसी के साथ रहेंगे। वही पंचायत चुनाव की बात अभी राकेश भाई जैसे कह रहे थे, पंचायत चुनाव में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा राकेश भाई, मेरे ही विधानसभा में मेरे ही जो पंचायत में चुनाव लड़ते हैं, जो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, मेरे ही 2-2, 3-3, 4-4 समर्थक चुनाव लड़ते हैं। मैं किसी के चुनाव में जाता नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो 4-5 समर्थक मेरे पार्टी छोड़ के चले गए। हारने के बाद आके वो सब गले भी मिलते हैं, जीतने वाला भी आके गले मिलता है और सब एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं पार्टी वाले लोग। तो पंचायत चुनाव को आप विधानसभा के चुनाव पे नहीं ला सकते। हाँ, जिला पंचायत का चुनाव जो होता है, जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो पार्टी के स्टैंड पे खड़ा होता है। उसमें जो अगेंस्ट लड़ता है तो उसको पार्टी के उसको खिलाफ माना जाता है और उसको पार्टी से निकाला जाता है। लेकिन तारिक जी, छोटे चुनावों से ही तो राजनीतिक दल अपनी जो सियासी जमीन है वो मजबूत कर पाते हैं। बात सुन लीजिए पहले, पूरी बात सुन लीजिए। आप जो कह रही है वही हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम वो जो 4 चुनाव लड़े हैं, प्रधानी का चुनाव हमारे ही समर्थक लड़े हैं, क्या हम उनमें से जो जीत जाए उसको गले लगाते नहीं, जो हार जाता है उसको भी गले लगाते हैं, क्योंकि हमारा यार जो वो भी आके हमसे गले ही मिलता है और वो हारने वाले भी आपस में गले मिलते हैं। ये जो मर्डर होते हैं, ये ज्यादातर आप देखिएगा इंडिपेंडेंट वाले आपस में लड़ जाते हैं, वो कहानी हो जाती है। ग्राम प्रधानी में कभी भी कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, राजनीतिक दल के व्यक्ति को चाहे ग्राम प्रधानी का चुनाव चाहे जो जब भी मामला नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। और आपस में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जो हमारे समर्थक वो सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं होते, वो सब वापस आते हैं और वापस आकर सब कुछ एक ही थाली से खाते हैं। अब रही दूसरी बात, इन चुनाव से फर्क नहीं पड़ता। इन चुनाव से सिर्फ आंकड़ा मिलता है, मेरे इतने जीत है, मेरे इतने जीत है, मेरे इतने जीत है। मैं तो हर पार्टी को चैलेंज करता हूं, मैं अपने पार्टी को भी कह रहा हूं, मैं चुनाव आयोग को कह रहा हूं कि भाई जिला पंचायत का ग्राम प्रधान का भी चुनाव कराना है, जो सब दावे करते सीधे सीधे आप उन दावों पे आप कह दिए कि चुनाव होगा, चुनाव होगा, अभी अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो नहीं होता है। मैं कहता हूँ वोटर को वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दीजिए, क्यों नहीं जोड़ते? नहीं, लेकिन तारिक भाई, हाँ, नहीं, राकेश ये कह रहे थे कि राजनीति में हमेशा के लिए कोई ना तो दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। अगर आज आप एक दूसरे के खिलाफ है तो आप एक वक्त ऐसा भी था जब साथ थे, तो कल भी ऐसा हो सकता है, संभावना ऐसी भी हो सकती है। भाई ऐसी संभावना पर अपना गला नहीं कटवाना है। हम इससे भी नीचे चले जाएंगे अगर हमने कांग्रेस का स्पेशली साथ लिया। इनका नेतृत्व है क्या? ठीक है राकेश, आप टिप्पणी करेंगे छोटी सी, उसके बाद मैं विवेक जी के पास जा रहा हूँ। सही, इनके पास कुछ है नहीं, ना सेठा में कुछ चुनाव में रक्षम लगता है, ये लोग आपस में ये कर रहे हैं इस समय। राकेश जी, तो इनके जी राकेश जी, राजेश जी, मैं तारिक भाई की बात का ये कहना चाहूंगा तारिक भाई की बात पर कि जिस तरीके से तारिक भाई एक राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर एक वक्तव्य दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर या तो इनको इनकी आला कमान ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने या सपा अध्यक्ष ने ऐसा कुछ इंटीमेशन दिया होगा कि वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तभी इस तरीके का कह रहे होंगे। अगर ये कह रहे हैं तो हम इस चीज को मानते हैं। मैंने तो एक राजनीति के अंदर बताया था कि इस तरीके से कभी भी कोई भी 2 पार्टियां आपस में मिल सकती हैं। उसका निश्चित तौर पर उदाहरण है, आप महाराष्ट्र में देख लें, शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन सरकार बनाते हुए शिवसेना और कांग्रेस ने बना ली। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी और सपा भी मिलकर चुनाव लड़ी लोकसभा के अंदर, आप देखिए किस तरीके से। तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर तारिक भाई ऐसा कुछ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें ऊपर की हाई कमान से कुछ ऐसा आदेश या कोई हिंट मिला होगा। तो मैं तारिक भाई बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये तो हमारे सामने उदाहरण है कि चुनाव से पहले अगर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं तो चुनाव के बाद एक साथ भी हो जाते हैं। हरियाणा में हमने जेजेपी और बीजेपी को देखा, चुनाव से पहले एक दूसरे के खिलाफ थे, अब सत्ता में है। बहरहाल
ये इसके लिए मैं कहता हूँ कि पहले कहावत थी कि एक ही किनारे पर शेर और बकरी पानी नहीं पिया करते, लेकिन राजनीतिक आंकड़े के अंदर शेर और बकरी एक किनारे पर भी पानी पीने लग चुके हैं। ऐसा राजनीतिक उदाहरण पूरे भारत की राजनीति के कई प्रदेशों में है, चाहे वो बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई हो जम्मू कश्मीर में, चाहे वो दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो हरियाणा में, चाहे वो सरकार महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस ने बिल्कुल कई उदाहरण है, तो बहुत सारे हैं। आप बिहार का देख सकते हैं, बिहार का एग्जांपल में किस तरीके से नीतीश और लालू ने मिलकर सरकार बनाई और बाद में नीतीश जी ने बीच में ही छोड़कर फिर बीजेपी के साथ सरकार बनाई। तो ये इस तरीके का राजनीतिक जो माहौल है वो उसी से लोगों में चिंता का माहौल भी है, क्योंकि लोग अपना वोट किसी पार्टी की विचारधारा से मिलकर देते हैं और पार्टी के कैंडिडेट विधायक जीतने के बाद जिस तरीके से किसी और पार्टी के साथ किसी दूसरी विचारधारा के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस समय जो जनता है वो अपने आप को छला हुआ महसूस करती है। बिल्कुल ये होता है और लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। विवेक, आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा उसमें आम आदमी पार्टी भी होगी जिसने दिल्ली में चौंकाने वाले परिणाम लाके सबको हैरत अंगेज कर दिया था, सख्ते में डाल दिया था। ओवैसी भी उतर रहे हैं और कुछ दल ऐसे भी हैं जो गठबंधन कर रहे हैं। तो आपके लिए बड़ी चुनौती आने वाले चुनाव में क्या होगी? देखिए राजेश जी, हम इन्हें चुनौती नहीं मानते। हम चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने काम पे, अपने नेताओं के चेहरे के साथ जाएंगे, जनता के बीच सीधे जाएंगे। हमें ओवैसी के आने से या राजभर जी के गठबंधन से, इन लोगों से हमारे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अभी जैसा कि राजेश जी कह रहे थे, ये लोग दो लोग भी आ रहे हैं या दो लोग भी गठबंधन कर रहे हैं, इनका एक वर्ग खास वर्ग पे फोकस है, उसी में ये बंदरबाद करेंगे। इनके आने का दर्द ओवैसी साहब का हमारे मित्र लालू साहब को होना चाहिए। इनके आने से हमारे सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इनकी चिंता हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता करे, लालू साहब करे। हम अपने काम पे, अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, उसी काम पे अब जनता के बीच जाए। जी, हमें इनके किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन विवेक जी, आप कहीं वही गलती तो नहीं कर रहे जो यहाँ पर खरगोश ने कछुए को कमजोर समझकर की थी कि मैं तो तेज भागता हूं, मैं आगे चला जाऊंगा। ध्यान तो आपको देना पड़ेगा, चुनौतियां तो हैं आपके सामने, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं वो अब छोटे चुनावों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, चुनौतियां हमारे सामने अपने काम को और दुरुस्त करने की, अपने ताने बाने को और दुरुस्त करने के वो हम कर रहे हैं। हम अपना जितना कर सकते थे उससे और अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए वो चुनौतियां, हमारे लिए ये चुनौती नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है, ये दिल्ली नहीं है। ये 2 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश नहीं है, या 24 करोड़ लोग रहते हैं। ये 2 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। इस दुनिया की 6वें नंबर की जनसंख्या यही निवास करती है। तो ये उत्तर प्रदेश है, ये सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है तारिक, आप टिप्पणी करना चाह रहे हैं? सवाल भी मेरा आपसे ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने काम पे भरोसा है और जब हम विधानसभा चुनाव में या पंचायत चुनाव में हम जनता के बीच में जाएंगे तो अपने काम के बल पे वोट मांगेंगे, जनता भरोसा करेगी। काम तो इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, जो भी काम के पीछे काट रहे हो तो हमारे काम है। दूसरा, अभी इन्होंने कहा 2 करोड़ जनता है और यहाँ की जनता बहुत होशियार है, तो भाई इसका मतलब आप दिल्ली की जनता को बीजेपी के प्रवक्ता विवेक जी बाकायदा गाली दे रहे हैं कि वो सब बेवकूफ है। जो इनके साथ नहीं है वो गद्दार है, बेवकूफ है, जाहिल है, जपट है, लालची है, सब कुछ ये कह दे रहे हैं शब्दों में। विवेक जी इस तरह से अगर कर रहे हैं तो जनता पलट के बात करेगी। आप लोगों ने यही काम किया था वहां पे भी, इस समय फिर आप वही काम कर रहे हैं। केजरीवाल अगर जीत रहे हैं तो आपको तकलीफ क्यों? केजरीवाल तो आप ही के आदमी है। ओवैसी आ रहा है तो ओवैसी को तो लेके आप ही आ रहे हैं, फंडिंग तो आप ही करते हैं, उसका आईटीएल आप ही चलाते हैं, सबको क्लियर है। आप क्या समझ रहे हैं? क्या यहाँ मुसलमान और बैकवर्ड और शेड्यूल और जो आपके खिलाफ लोगों को समझ नहीं रहे कि ओवैसी क्या चीज है? बहुत अच्छे से जान रहा है कि आपका छोड़ा हुआ पपेट है, आपकी उंगलियों के इशारे पर नाचता है, सबको मालूम है, ये सबको मालूम है।
और यहाँ वो आ जाए, ये आ जाए, फलाने आ जाए, ढिमाके आ जाए। अरे आप कह रहे हैं कि हमसे किसी से मतलब नहीं, इतना घमंड। 30 पार्टियों के साथ आप लोग सरकार बनाते हैं, याद रखिएगा। अब आपके साथ बाकायदा लोग छूट रहे हैं। आप जो आज से क्या नाम है 300 कुछ सीटें लेकर दिल्ली में बैठे हुए हैं, इस बार इंशाल्लाह 2024-25 के चुनाव में आप देखिएगा आप कितनी सीटों पर दिल्ली से आ जाएंगे, क्योंकि आप जितने भी कुलीग थे सबने आप लोग का साथ छोड़ दिया। आपका कितने साल पुराना शिवसेना साथी था, आपका कितने साल पुराना अकाली दल साथी था, अकाली दल ने साथ छोड़ दिया, आपका शिवसेना ने साथ छोड़ दिया। आप किसके लिए फायदेमंद है? बिजनेसमैन के लिए आप नुकसान में है, जनता के लिए आप नुकसान में है, किसानों के लिए आप नुकसान में है, नौकरी पेशा के लिए आप नुकसान में है, माइनॉरिटीज के लिए आप नुकसान में है, इंसान के जानवर के नाम पर इंसान को कब्ज करने में आप नंबर, बांटने में हिंदुस्तान की जनता को हिंदू मुस्लिम में बांटने में आप नंबर 1। ठीक है तारिक जी, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। विवेक जी नंबर 1 आप कर क्या रहे हैं? ठीक है तारिक जी, घमंड बता रहे हैं कि आपका घमंड है और काम के नाम पर आपने सिर्फ फीता काटा है। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इनका अंदर का ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। इन लोगों ने जो प्रदेश को लूटा था और जिस तरह का प्रदेश हमें सौंपा था, आज हम प्रदेश को जिस रास्ते पर ले जा रहे हो इनसे देखा नहीं जा रहा है। इनसे इस प्रदेश को देख करके जिस तरह से इन लोगों ने लूटपाट बचाई थी, आज जिस तरह से तमाम इनके नेता जांच एजेंसियों के दायरे में हैं, रिवर फ्रंट घोटाले में गिरफ्तारियां हो रही इसी पर तो वो कह रहे हैं कि आप बदले की राजनीति करते हैं। अच्छा, आप अगर चोरी डकैती करके जाएंगे, जांच होगी, जांच में आप अगर चार्जशीटेड हो रहे हैं तो क्या अदालत आप गिरफ्तार नहीं करेगी? जितने भी जांचें चल रही सब अदालत निर्देश पे चल रही है। विवेक जी एक जवाब दीजिएगा, विवेक जी एक जवाब। जो काम हुआ और मेन आप लोग का एलिगेशन है जेपी इंस्टीट्यूट पे, और उसका ठेका जो है यहाँ शालीमार वाले को मिला था, जिसका मालिक संजय सेठ था। तो आप लोगों ने उन पर कार्रवाई की नहीं, बल्कि उसको तो आपकी समझ आती था पार्टी से निकाल कर अपने वो पार्टी में शामिल करके उसको वो बना दिया आप लोगों ने। क्या कहते हैं राज्यसभा सदस्य, जिसके घर से इनकम टैक्स में छापा मारा था आप ही की सरकार ने मारा, 200 करोड़ रुपए के हीरे निकले थे, उसको आपने राज्यसभा सदस्य बना रखा है। अगर वो सिर्फ बेईमान था तो आपने उसको पार्टी में क्यों दिया? एक बात का जवाब दीजिए, बेईमानी खत्म हो गई उसकी? राज्यसभा भेजने का काम तो आप ही ने किया था। अरे हमने किया तो आपने वो गलती क्यों कर ली? आप ये तो बताइए, जब भ्रष्टाचारी था आप ही की निगाह में, हमारे निगाह में तो भ्रष्टाचारी था नहीं। भ्रष्टाचार के आरोप तो अखिलेश यादव पे है, शिवपाल यादव पे है, जाति प्रजापति पे है। नहीं, वापिस मुद्दे पे आइए, एक सेकंड मैं दोबारा आता हूं। आशीष, आप ये बताएं कि कांग्रेस खुद को कहां देखती है इन तमाम चुनौतियों के बीच में, रणनीतियों के बीच में? कांग्रेस खुद को कहां देखती है? विधानसभा चुनाव भी है, पंचायत चुनाव भी है, आगे क्या तैयारी आपकी? आप खुद को कहां देखते हैं इन चुनावों में? पहले मैं तारिक जी की जवाब का जवाब दे दूं, जो उन्होंने गठबंधन के बारे में कहा था कांग्रेस पार्टी से, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अपने शीर्ष नेतृत्व को बता दे कि कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जनता से होने जा रहा है। और रही अखिलेश यादव जी के पास बात, जो ना उनके पास अब चर्चा है ना चचा है, वो चचा से ही गठबंधन कर ले, यही उनके लिए उपलब्धि होगी। 2-4 सीटें चली जाएगी। और उनके दूसरे चचा जो आजम खान जी जो है, जिनके लिए वो बोल नहीं रहे हैं, जिनके लिए वो आवाज नहीं निकाल रहे, वो भी जो है अब उनके साथ में नहीं है। तो अखिलेश यादव जी के पास अब कुछ नहीं बचा है। बाकी कांग्रेस पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है। हम जनता की आवाज उठा रहे हैं, हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम लगातार संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। 2022 में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ेगी और अकेले लड़के सरकार बनाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा गठबंधन सीधे जनता से होगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है। और आने वाले समय में चंद दिनों में देखिए माहौल कितनी तेजी से बदलेगा, माहौल कितनी तेजी से बदलेगा। और ये बदलाव, एक बदलाव जो है आपको दिखेगा, दिखने वाला है बदलाव। दिखना जरूरी भी है यहाँ पर आशीष जी, क्योंकि जिस तरीके की चीजें नजर आ रही है, कांग्रेस अभी फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही है धरातल पर। अगर जमीनी हकीकत अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जरूरी है आपका नजर आना भविष्य में। चाहता हूँ
ठीक है। पता नहीं आप लोग किस चश्मे से देख रहे हैं। प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है, हमारा सीधा गठबंधन प्रदेश की जनता के साथ में है। नहीं, सड़कों पे तो कार्यकर्ता नजर आते हैं, लेकिन जब चुनाव के बाद नतीजे आते हैं तो उसमें कांग्रेस कहीं नहीं दिखती। आज आप जनता से पूछ लीजिए कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या नाम है, जनता नहीं बता पाएगी। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या है, नहीं बता पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम क्या है, आप भी नहीं बता पाएगी। मगर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा तो प्रदेश की जनता का हर जागरूक आदमी रहेगा। अजय लल्लू है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो लगातार संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, लगातार जनता की आवाज की तरफ का काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद तारिक जी आपका रुख करूंगी। विवेक जी। मोनिका जी, इनके नेता चीनी दूतावास में भी देखे जाते हैं, पाकिस्तान में भी देखे जाते हैं। अब जो बता रहे कि जनता की मीट, मुझे तो नहीं इनका कोई नेता जनता की मीट दिखाई देता। बाकी अच्छा जवाब तारिक जी की बात कर देंगे। ठीक है, मतलब आप भी उम्मीद करते हैं तारिक जी से इनकी बात का जवाब। ठीक है तारिक जी, जरा जवाब दीजिए। उनका कहना है, वो आप पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्होंने तमाम नाम गिना दिए कि पहले आप अपना शीर्ष नेतृत्व तो बचा लीजिए, तब कांग्रेस पर उंगली उठाइएगा। ठीक है विवेक जी, असल में उनकी बात का इसलिए जवाब दे देंगे क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों एक पहलू में दोनों जगह भाई हैं। अच्छा। बीजेपी और कांग्रेस तो अलग नहीं है, इसलिए वो उनकी काट नहीं कर सकते, वो उनकी काट नहीं कर सकते। दोनों से दिखावा करते हैं जनता को कि ये हम जिम्मेदार है। हो जब कांग्रेस है तो बीजेपी हो करती थी, अब बीजेपी है तो कांग्रेस हो कर रही है, तो वो नौटंकी करते हैं। भाई जो बीजेपी आज कर रही है, दंगे की राजनीति और बंटवारे की राजनीति और मारकाट की राजनीति, वही कांग्रेस करती थी। तो नई चीज करिए, कांग्रेस के लोग बीजेपी में, बीजेपी के लोग कांग्रेस में रहते हैं। और जो समझदार होता है वो इनसे हटने लगता है। कई लोगों ने इनकी पार्टी याद छोड़ी है। समझदार लोग आपकी पार्टी का रुख करते हैं। तारिक जी, समझदार पार्टी आपकी और भी पार्टी है। मैं सुन लीजिए, तो हमारी पार्टी नहीं, जब हमारी पार्टी उसको जगह नहीं देती है तब वो आप पे जाते हैं, तो मीन में जाते हैं, तो टीम में जाते हैं, तो कायम में जाते हैं, तो गैर में जाते हैं। जब हमारी पार्टी उनको रिजेक्ट करती है तो ये सब दूसरी जगह जाते हैं। अच्छा। तीसरा, कांग्रेस का एक कल्चर है कि पद उनको चाहिए होता है, आपके साथ उनको पद चाहिए होता है। अरे आप कांग्रेस छोड़ के आ रहे हो, आप हो प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन आप यहाँ रहो, काम करो, 2 साल 3 साल काम करो, उसके बाद पद के बारे में सोचो। लेकिन आपके साथ पद चाहिए होता है तो मिलता है नहीं, इसलिए वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तीसरी बात, विवेक जी बहुत मुस्कुरा के कह रहे हैं, और उन्होंने भी कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो केंद्रीय नेतृत्व का आप बहुत कुछ अखबारों में पढ़ती भी है। ये चाचा जी की बात कर रहे थे, उसके बारे में भी आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं। मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है, पारिवारिक मामला है, लेकिन एक शब्द कहूंगा कि इस परिवार का विघटन सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की वजह से ही हुआ था। उन्होंने इन लोगों को ताना तान कर, चाचा को ताना तान कर उनको अलग किया, और अब उनका इस्तेमाल खत्म हो गया तो उनको एज अ टिश्यू पेपर फेंक रखा है। तो इंशाल्लाह उनकी किसी भी दिन वापसी आ जाएगी। लेकिन इनके बारे में सोचिए, तो 7 साल तक रूल किए हैं, इनकी हालत ये होगी, कल को ये कह रहे हैं कि हम तो अकेले लड़ेंगे। हम तो चाहते हैं तुम अकेले लड़ो भाई। अभी 5 सीटें हैं, वो भी गायब हो जाएगी। एक सीट भी दिया तो हम लोगों की मेहरबानी से वो सीट भी गायब हो जाएगी तुम्हारी लोकसभा में। तब क्या करोगे? इतना ज्यादा इन लोग का अमेठी रायबरेली में जोर था, तो क्यों भागना यहाँ से राहुल गांधी इस प्रदेश को छोड़कर? इतना डर गए थे। अरे एक बार सांसद ना होते, कहते नहीं मैं तो अमेठी के साथ हूँ, मैं अमेठी छोड़ूंगा नहीं, अमेठी की जनता मुझे हराएगा, जिताना नहीं जानता। ठीक, आशीष आपको जवाब दे रहे हैं शायद। आशीष क्या उठाएं? आशीष आप कोई टिप्पणी कर रहे हैं? मैं ये टिप्पणी कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में बता देगी कि कौन अकेला रहेगा और कौन सत्ता में आएगा। ये चाचा को धोखा दिया है इन्होंने, चाचा को धोखा दिया है, पापा को धोखा दिया है। 1 जनवरी 2017 भूल गए किस तरीके से निकाल के फेंक दिया था अपने पिता को। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जो पिता का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। गलती हो गई जो 17 गठबंधन कर लिया। तो कोई किसी का नहीं है आशीष जी, यही नजर आता है। राकेश जी आपका मैं रुख करूंगी। तमाम बातें आपने सुनी, तमाम चीजें आपने सुनी, कौन क्या कह रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, कौन सी पार्टी अभी फिलहाल कितनी मजबूत दिखाई दे रही है 2022 की अगर हम बात करें, एमएलसी चुनाव को भी अगर देखें, पंचायत चुनाव को भी अगर देखें, तो क्या भविष्य कौन सी पार्टी का नजर आ रहा है क्या आपको?
अगर हम भविष्य की बात करें तो निश्चित तौर पर नई पार्टियां हैं वो अपनी राजनीतिक जमीन खोजने की जिस तरीके से कोशिश कर रही हैं वो कितनी सफल होंगी वो पंचायत चुनाव से दिखना शुरू हो जाए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा था कि दिल्ली की जो जनता है वो 1.5-2 करोड़ है, यूपी की जनता 23 से 24 करोड़ है, तो यहाँ का चुनाव दिल्ली के चुनाव से अलग है। मैं ये कहना चाहूंगा दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली पूरे देश के लोग आके रहते हैं। दिल्ली में पूर्वांचल से और यूपी से बहुत बड़ी संख्या में लोग आके दिल्ली में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर रहते हैं, यहाँ पर वोट देते हैं। उनके परिवार के सगे संबंधी उत्तर प्रदेश में या पूर्वांचल में। तो अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के इलाके हैं वहां पर वो कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगी। और बिहार चुनाव के अंदर हम उसमें ओवैसी जी की पार्टी AIMIM का भी रिजल्ट देख चुके हैं कि वो जिस तरीके से चुनाव लड़ी तो उन्होंने केवल चुनाव लड़के वोट काटने का ही काम नहीं किया, उन्होंने 5 सीट जीतने का भी काम किया, जिसके बलबूते वो MLC चुनाव बिहार के अंदर भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में हो सकता है कामयाब हो जाए। अब हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये सही है कि लड़ाई बीजेपी और सपा में रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस और BSP को भी हम ये नहीं कह सकते कि ये पार्टियां बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। और उसके बाद जो छोटी पार्टियां हैं जो दूसरे प्रदेशों से आके उत्तर प्रदेश के अंदर काम करेगी, वो भी चुनाव को जीतने और हारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, क्योंकि चुनाव को जीतने और हारने में कुछ कुछ वोटों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। और ये ऐसी पार्टियां हैं कि ये अगर चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित तौर पर, चाहे वो आम आदमी पार्टी दिल्ली की दिल्ली में सरकार चला रही है आम आदमी पार्टी लड़े, चाहे उसवुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी लड़े, ये दोनों ही पार्टियां जो होंगी वो कहीं ना कहीं यूपी के अंदर एक बहुत बड़े लेवल पर वोट को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, और जिसका जो खामियाजा है कहीं ना कहीं वो सपा को या और किसी पार्टी को ना हो। तो लेकिन राकेश जी, आम आदमी पार्टी की आपने बात की, क्या वाकई उस तरह का असर आम आदमी पार्टी डाल पाएगी? क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा राज्य है, तो ऐसे में क्या मैन पावर यहाँ पर इनफ है आम आदमी पार्टी के पास? और साथ ही मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी कास्ट फैक्टर की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश पे बहुत असर डालती है, तो ठाकुर के हिसाब से ठाकुर नेता सिर्फ एक संजय सिंह ही है आम आदमी पार्टी के पास, तो क्या वाकई यहाँ पर असर डाल पाएगी या सिर्फ ये हवा है आम आदमी पार्टी की जो बातें हो रही है? नहीं मोनिका जी, देखिए चुनाव के अंदर जब सरकार बनती है और बिगड़ती है तो एक एक के लिए किस तरह से जद्दोजहद की जाती है ये जग जाहिर है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए प्रदेश है गाजियाबाद, दिल्ली से सटे हुए प्रदेश है नोएडा, जो सटे हुए बॉर्डर्स हैं, तो नोएडा और गाजियाबाद के अंदर अगर इनकी 10-15 सीटों पे भी आम आदमी पार्टी ने कुछ अच्छा प्रभाव डाल दिया तो निश्चित तौर पे वो घाटा बीजेपी को भी सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी की अभी सिटिंग में जो है विधायक हैं। तो आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ती है और वो कुछ सीटें भी जीतती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक जमीन जिस चीज को ढूंढ रही है उसको ढूंढ रही है, जिस तरीके से उन्होंने गोवा में और पंजाब में अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार की। लेकिन तो राकेश जी, जिस तरीके से अब चूंकि अभी तक अगर हम देखें तो टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में चुनाव में दिखाई देती है हमें कि दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी, लेकिन जब ये पार्टियां आ रही हैं, दिल्ली से आम आदमी पार्टी अगर उत्तर प्रदेश में आ रही है, ओवैसी अगर आ रहे हैं, छोटे छोटे दल आपस में गठबंधन कर रहे हैं, इसका नफा नुकसान किसको होगा? जी मैं यही कहना चाह रहा हूं। देखिए राजेश जी, नफा नुकसान किसको होगा? अभी तक तो सभी चुनावों में देखा गया है कि वहां पर अगर ओवैसी जी की पार्टी ने चुनाव लड़ा हो या केजरीवाल जी की पार्टी ने चुनाव लड़ा हो, निश्चित तौर पर जो फायदा है वो बीजेपी को गया है और जो नुकसान है वो बाकी राजनीतिक दलों को गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के समीकरण को देखते हुए अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में उतरती है तो दिल्ली से सटे हुए जो बॉर्डर्स हैं, चाहे वो नोएडा हो या गाजियाबाद हो, वहां पर आम आदमी पार्टी बहुत अधिक प्रभाव डाल सकती है और वहां की जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास ज्यादा हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी को घाटा आम आदमी पार्टी से इन सटे हुए बॉर्डर्स पे होगा। और अगर AIMIM की पार्टी की बात करें तो निश्चित तौर पर जिन सीटों पर मुस्लिम वोटों की संख्या ज्यादा है,
तो कहीं ना कहीं अगर वोट बैंक एआईएमआई पार्टी के पास चला गया तो उसका जो नुकसान होगा वो सपा को होगा। तो अगर ये दोनों ही पार्टियां लड़ेगी तो हम ये भी नहीं कह सकते केवल नुकसान सपा को ही होगा, नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को भी हो सकता है। ठीक है विवेक जी, चूंकि 2017 से 22 का जो चुनाव है वो बेहद अलग होगा, इस बार कितना मुश्किल आपको लगता है कि इस चुनाव में होगा? हालांकि दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं होगी, पहले की तरह दोहरा लेंगे, अपने काम पे भरोसा है, लेकिन लगता है कि इतना आसान होगा? ये राजेश जी, हम बार बार कह रहे हैं कि जनता के बीच हम अपने काम को लेके जाएं। अभी जैसा कि विश्लेषक महोदय कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से सटे जिलों में असर डालेगी। हम ये सारी कवायद इन सारे दलों की एक वर्ग विशेष के लिए, उस वर्ग विशेष में ही इनकी पैठ है, उस वर्ग विशेष की ये लोग लड़ाई लड़ते उसी में मंत्र बात करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं इसकी चिंता हमारे लाली साहब करें, कांग्रेस के मित्र करें, ये लोग करें। हम सीधे जनता के बीच अपना काम लेके जा रहे हैं, हम अपने एजेंडे के अनुसार अपना काम कर रहे हैं, उसी काम पे हम जनता के बीच जाएंगे, हमें इनकी कोई चिंता नहीं। विवेक जी, आप काम की बात कर रहे हैं कि आपको काम पर भरोसा है और इसी के चलते आपको पूरा भरोसा है कि आपकी पार्टी जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। आशीष जी, आपका रुख करूंगी मैं, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए जल्दी से आप प्रतिक्रिया अपनी दें कि क्योंकि कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। देखिए, तमाम पार्टी बात कर रही है कि हमारी ये मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो शिक्षा पर बात कर रही है, सपा की अगर मैं बारे में बात करूं तो उनके पास भी तमाम मुद्दे हैं। कांग्रेस के क्या मुद्दे हैं? अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो आपके क्या मुद्दे हैं जिनको सामने रखकर आप जनता से बोलेंगे कि हमें वोट दीजिए? आप देखिए, हमारे पास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की कमी निकाल कर या उनकी बुराई करके नहीं, आपके अपने मुद्दे क्या है बताइए जरा। कभी जनता जान चुकी है, सपा बसपा भाजपा को आजमा लिया, उन सबकी कभी जान गई कि इन लोगों ने प्रदेश को नोचने का काम किया है। हम ये देख के जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो पांचवें पायदान पे पांचवें पायदान पे हुआ था विकास दर में उत्तर प्रदेश। हम वही दौर उत्तर प्रदेश का वापस लाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सब समाज की बात सुनी जाएगी। जाति में इस उत्तर प्रदेश को नहीं बांटा जाएगा, ना धार्मिक आधार पर बांटने का काम किया जाएगा। हम सबकी बात करेंगे, सबको जोड़कर आगे ले जाने का काम करेंगे, जो कांग्रेस का पार्टी आज तक करती आई है। एक मुद्दा आप नहीं बता पाए आशीष जी। ठीक है, आखिरी टिप्पणी तारिक से ले लेते हैं। जी तारिक। देखिए, 2022 के चुनाव का रिजल्ट आपको अभी दे रहा हूँ, कहीं नोट करके रख दीजिएगा। नंबर 1 समाजवादी पार्टी, नंबर 2 बीजेपी, नंबर 3 बहुजन रहेगी, नंबर 4 और 5 का झगड़ा कांग्रेस और मीन की पार्टी में होगा कि कौन 0 लाता है और कौन 1 सीट लाता है। ठीक है, परिणाम वाले दिन भी चर्चा करेंगे तारिक भाई, आपको मैं जरूर ढूंढूंगा और आप ही से चर्चा करूंगा। चलिए ठीक है, इंतजार है उस दिन का भी क्या होगा। अभी तो खैर सबके दावे हैं अपने अपने। वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए विवेक श्रीवास्तव, तारिक अहमद आपका, आशीष दीक्षित और राकेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब चुनाव की तैयारी है, पहले एमएलसी, फिर पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, हर दल के अपने दावे हैं, अपनी रणनीति है, क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। बहरहाल चर्चा को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया।